योग कितना है, 69 है। ठीक है, और यहाँ ये भी दे दिया है एक पूर्णांक जिसको हम मान लेते हैं पहला पूर्णांक, है ना। पहला पूर्णांक है कितना है, पहला पूर्णांक 56 है, और दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। जब पूछा गया है दूसरा पूर्णांक बताइए, दूसरा पूर्णांक हम यहाँ ज्ञात करेंगे। यहाँ पर x मत मानिए, है ना, अभी हम समीकरण इत्यादि नहीं पढ़े हैं, इसलिए इसको हम x नहीं मानेंगे। देखिए, है ना, दिया गया है दो पूर्णांकों का योग 69 है, पहला पूर्णांक दिया गया है और दूसरा पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं योग का मतलब है जोड़ना, अर्थात पहला पूर्णांक धन दूसरा पूर्णांक बराबर 69, है ना। दोनों पूर्णांक का जोड़, पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 69 आता है। ये दिया है प्रश्न के अनुसार, दो पूर्णांकों का योग 69 है, पहला धन दूसरा। अब मान रख दीजिए पहला पूर्णांक दिया है 56 दिया है, 56 धन दूसरा पूर्णांक बराबर 69। यहां पर पक्षांतर भी कर सकते हैं या दोनों पक्षों में 56 घटा दीजिए। देखिए यहां पर जिसका मान निकालना है वो है दूसरा पूर्णांक का मान निकालना है, तो क्या करें, कौन सी संख्याएं लगाएं। या तो 56 को हम पक्षांतर कर सकते हैं, जिसको पक्षांतर भी बोलते हैं, या दोनों पक्षों में एक साथ कर सकते हैं। 56 को हटाना है यहाँ से, है ना, 56 हटेगा इस साइड से, बाएं साइड से, तब दूसरा पूर्णांक आएगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, या तो पक्षांतर कीजिए, पक्षांतर करने पर लिख सकते हैं, या दोनों पक्षों में 56 घटाने पर, ये धनात्मक है, इसको कैंसिल करना है तो घटाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम पक्षांतर करने पर लिख देते हैं, सीधे सीधे पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो दूसरा पूर्णांक बराबर, है ना, 56 को पक्षांतर कर दिए और 69 के साइड में अर्थात दाएं साइड ले जाते हैं। यहाँ पर योग के रूप में है, इसके साथ धनात्मक रूप में है, वो अंतर में चला जाएगा, ऋणात्मक में आ जाएगा। दूसरा पूर्णांक बराबर 69 जो है राइट हैंड साइड में लिखा गया है, 56 को दूसरे साइड ले जाते हैं तो ऋण 56 इस प्रकार से लिखा जाएगा, है ना। तो दूसरा पूर्णांक बराबर, देखिए यहाँ पर दो पूर्णांक आ गया है, इसके पहले हम पूर्णांक का योगफल के नियम पढ़े हैं। अगर दो पूर्णांक है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, क्या यह पूर्णांक है, दोनों है पूर्णांक, है ना, क्योंकि पूरा पूर्णांक है। यदि दो पूर्णांक है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, तो क्या करेंगे, उसको घटाएंगे, है ना, अलग अलग चिन्ह है धनात्मक ऋणात्मक, तो घटा दीजिए। 69 में 56 घटाते हैं 13 आता है, और जो बड़ी है परिमाण में, है ना, जिसका परिमाण में जिसका मान जो ज्यादा है, 69 बड़ी है, उसका चिन्ह लिखिए। तो 69 का चिन्ह क्या है, धनात्मक है, 69 सीधे सीधे लिखे, मतलब ये धनात्मक चिन्ह है, तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान आएगा, दूसरा जो पूर्णांक है उसका मान प्राप्त हुआ 13, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बना लेंगे। चलिए हम अगला देखते हैं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। कुछ संख्या रेखा से संबंधित भी हम प्रश्न और देख लेंगे एक आध, ठीक है। चलिए अब ये देखिए वाला प्रश्न, दो पूर्णांकों का योग 85 है, दो पूर्णांकों को जोड़ने पर 85 आता है। यदि एक पूर्णांक ऋण 15 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो पूर्णांक है जिसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 85, इसके पहले कितना आता था, 69, ठीक है। यहां भी एक पूर्णांक दिया है, यहाँ 56 दिया था तो यहाँ ऋण 15 दिया है। देखिए यहाँ पर चिन्ह बदल दिया गया है, थोड़ा प्रक्रिया चेंज हो जाएगा। और तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो बनाने का पद्धति सेम वही है, इधर का मिटाने की जरूरत नहीं था, है ना। दिया है दो पूर्णांकों का योग, दो पूर्णांकों का योग कितना है, 85 है, ठीक है। और जिसमें दिया गया है एक पूर्णांक अर्थात पहला पूर्णांक, है ना, पहला पूर्णांक को दे दिया है, ये है ऋण 15, है ना, ऋणात्मक है, अभी दिया गया है वो पूर्णांक, है ना। क्या इसको हम ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कह सकते हैं, है ना। देखिए पूर्णांक का परिभाषा आप देखना है तो संख्या रेखा को एक बार देखें, है ना। पूर्णांक का मतलब क्या होता है,
ऋणात्मक संख्याएं भी पूर्णांक है, धनात्मक भी पूर्णांक है और शून्य भी पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक रहना चाहिए, वो आधा नहीं होना चाहिए। अर्थात बटा में अगर लिखते हैं जैसे 1/2 तो ये पूर्णांक नहीं है, मैंने लिखा 0.75 तो ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो दो पूर्णांकों का योग है 85। पहला पूर्णांक अगर ऋण 15 है तो यहाँ पूछा गया है दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दूसरा पूर्णांक को एक बार हम यहाँ पर x ना मानकर इस प्रकार से बता सकते हैं, एक्स वाई जेड में है ना। समीकरण जो है हम प्रारंभिक रूप से भी नहीं पढ़ पाए हैं, समीकरण आगे की क्लास में है, सॉरी आगे के अध्याय में है ना, इसलिए हम यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। चलिए अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया है, दोनों पूर्णांक को जोड़ने पर अर्थात दो पूर्णांकों का योग या जोड़ कितना आता है, 85 आता है, ये शुरू में भी लिखा है। तो प्रश्नानुसार पहला पूर्णांक में दूसरा पूर्णांक को जोड़ते हैं, है ना, दूसरा पूर्णांक को जोड़ते हैं तो ये आता है 85। यहां पर आप एक बार में देख के नहीं बता पाएंगे कि दूसरा पूर्णांक क्या है ना, क्यों, क्योंकि पहला पूर्णांक को ऋणात्मक दे दिया है, तो सोचना पड़ता है ना इसमें कैसे बनेगा। हालांकि यहाँ पर धनात्मक है, पहला पूर्णांक 69 है, सॉरी योग 69 है, पहला पूर्णांक 56 है, तो दूसरा पूर्णांक कितना जाएगा 13। ये देख के बता सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा चेंज है क्योंकि ऋणात्मक आ गया है। अब मान रखते जाइए, पहला पूर्णांक क्या है, ऋण 15, पहला पूर्णांक है ऋण 15 धन दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है, इसलिए इसको ज्यों त्यों लिखिए और राइट हैंड साइड में लिखा है दोनों का जोड़ वो कितना है, 85 है। अब पक्षांतर करते हैं, इसके जस्ट पहले हम और बनाए हैं, पक्षांतर किए हैं, है ना। पक्षांतर करते हैं, कितने को पक्षांतर करेंगे, ऋण 15, है ना, पक्षांतर करने पर क्योंकि दूसरा पूर्णांक निकालना है तो क्या करते हैं, अभी तक हम देखे हैं समीकरण का जब इस प्रकार के रूप आ जाता है ना, जिसका मान निकालना होता है कोई भी चर का, तो उसको एक पक्ष में रखते हैं और जो भी और अंक है या राशि दी गई है उसको दूसरे साइड में पक्षांतर कर देते हैं। तो ऋण 15 ऋणात्मक है यहाँ पर, है ना, उसको पक्षांतर करेंगे तो दूसरे साइड में जाकर वो हो जाएगा धन 15, अर्थात दूसरा पूर्णांक बराबर 85 ऋण 15 है उसको लिखेंगे धन 15, है ना। अब दोनों धनात्मक है और दोनों जब धनात्मक होता है तो हम इसको हम आराम से जोड़ सकते हैं, है ना, दोनों धनात्मक है। 85 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 100 आएगा। ये देखिए दूसरा पूर्णांक 100 आ गया है, यहाँ पर दूसरा पूर्णांक 100 है क्योंकि पहला पूर्णांक ऋणात्मक मान है। देखिए धन 15 नहीं है, धन 15 रहता तो 70 आ जाता, है ना, ऋण 15 है ना, इसलिए यहां पर ऋणात्मक जो मान है, ठीक है, इसलिए यहां पर आया है 100 आया है। ठीक है, तो पहला पूर्णांक दिया गया है ऋण 15 और दूसरा पूर्णांक है जो प्राप्त हुआ वो है 100 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ संख्या रेखा का प्रश्न हम देख लेते हैं, कल का जो कुछ बचा हुआ था, है ना। जैसे संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है, जहां पर एक संख्या दिया है 6 धन 4 धन ऋण 2, है ना, 6 धन 4 धन ऋण 2, इसका मान कितना आएगा, इसको संख्या रेखा में प्रदर्शित करके हल कीजिए, है ना। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा एक बना लेते हैं। संख्या रेखा के मध्य में शून्य होता है, इसकी दाईं ओर धनात्मक संख्याएं को लिखी जाती है और इसकी जो बाईं ओर है वो ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती है। और जैसे जैसे हम संख्या रेखा में दाईं ओर से बाईं ओर जाते हैं वैसे वैसे उसका मान जो है वो घटते जाता है और बाईं ओर से दाईं ओर जाएं तो उसका मान बढ़ते जाता है। इसी से हम स्पष्ट हम बता सकते हैं कि
ऋण 7 छोटी है किससे? शून्य से। अगर आपको पूछा जाए ऋण 7 और शून्य में से कौन सी बड़ी है ना, तो हम जानते हैं संख्या रेखा के जो मध्य में शून्य है, शून्य से बाईं ओर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे इसका मान जो है वो कम होता जाता है। तो यहाँ पर बड़ी कौन सी हुई? शून्य बड़ी हुई है ना। -7 इज लेस देन 0, या ऋण 7 छोटी है किससे? शून्य से। तो देखिए ऊपर में एक प्रश्न दिया गया है ना, उसको संख्या रेखा में प्रदर्शित करके हल करेंगे। मैं पुनः आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो धनात्मक मान रहता है कोशिश करिए कि उसको आप पहले लें, है ना, धनात्मक जो मान है। तो यहाँ पर देखिए धन 6 एक धनात्मक है, पूर्णांक है, 4 है ये भी धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पर ऋण 2 है ना, जब कोष्टक के बाहर कुछ चिन्ह है ना, और कोष्टक के अंदर है, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा प्लस और माइनस का, तो माइनस होता है, मतलब 6 + 4 प्लस, हाँ प्लस नहीं करेंगे, प्लस इंटू माइनस, माइनस चिन्ह आ जाएगा, माइनस इतना आएगा, है ना। अब ये कितना आएगा इसको हम संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे। ये देखिए हमारा जो पोजीशन है, स्थिति है, वो शून्य पर है ना। हमारी जो स्थिति है वो कहाँ पर है? शून्य पर है। तो देखिए शून्य से जब धनात्मक मान होता है तो धन किधर है? दाईं ओर है ना। दाईं ओर कितने स्थान जाएंगे? 6 स्थान। तो शून्य से जब जाते हैं तो सीधे सीधे काउंट करने की जरूरत नहीं होता, जो अंक लिखा है 6 वहां तक हम जाएंगे। ये देखिए 6 लिखा है, बीच में एरो बताइए कि आप किधर जा रहे हैं, है ना। थोड़ा सा आप लोग म्यूट करके रखेंगे, एरो के माध्यम से आप बताएंगे कि आपकी दिशा किधर है। ये देखिए शून्य से 6 में जा रहे हैं, ये यहाँ पर है ना, दाईं ओर है। और कितने स्थान गए इसको ऊपर में लिखिए, है ना, दिशा सहित। धनात्मक दिशा धन हो गया, और ये दिशा एरो भी बता रहे हैं किधर गए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 4 स्थान गए 6 के बाद। अब यहाँ पर हमको काउंट करना पड़ेगा, 6 के बाद धन 4 है, मतलब अभी भी आगे बढ़े, शून्य के दिशा में अभी भी आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 है ना। 6 के बाद कौन से स्थान गए? 4 स्थान गए। ये देखिए एरो बता रहा है कितने स्थान गए? धन 4। अब उसके बाद देखिए ऋण 2 बताता है हम वापस आए, ऋणात्मक दिशा में जाना है ना। ऋण 2 बताता है ऋणात्मक दिशा में जाना है। तो वो भी कहाँ गए हैं? हमारी स्थिति अभी कहाँ पर है? कहाँ पर पहुंच गए हैं? 10 में। 10 से 2 स्थान पीछे आना है। तो पीछे को हम सुविधा के लिए दर्शाने के लिए हम नीचे से हम लेते हैं, और जब वापस आते हैं पीछे आते हैं तो दिशा भी बदल जाती है। 10 से देखिए 2 स्थान वापस आते हैं, 10 में है तो 9 एक हो गया, ऐसे काउंट कर सकते हैं। 1 2 कितने स्थान? 2 स्थान। ये देखिए पीछे आ रहे हैं, दिशा बता रहा है, तीर का चिन्ह बता रहा है, हम पीछे आ रहे हैं, वो भी ऋण 2 स्थान पीछे आ रहे हैं। तो लास्ट में जो हमारा स्थिति है कहां पर गया? कहाँ है हम? 8 में आ गए। पहले कहाँ गए? 6 में। 6 के बाद 4 जोड़े 10 में गए। 10 के बाद वापस आए, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह है, जब ऋणात्मक चिन्ह होता है तो हम वापस आ जाते हैं। तो कहां पर आ गए? 8 में, है ना। तो संख्या रेखा से स्पष्ट है, संख्या रेखा से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? 6 धन 4 धन ऋण 2, इसका जो मान प्राप्त हुआ वो कितना आया है? 8 आया है। ये देखिए संख्या रेखा के माध्यम से हम इसको योगफल कर लिए, है ना। और यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, एक जैसा चिन्ह वाले को पहले जोड़ लो। 6 और 4 दोनों का चिन्ह धनात्मक है, जोड़ लेंगे। 6 और 4 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 में अलग जो चिन्ह है, देखिए 10 ऋण 2, मतलब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, अलग अलग जब चिन्ह होता है तो क्या करते हैं हम? जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी को घटा देते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं। अर्थात 10 में हम कितना घटा देंगे? 2 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 8। तो संख्या रेखा से हम इस प्रकार से हल करेंगे। और एक आध प्रश्न हम देख लेते हैं संख्या रेखा से, ठीक है। चलिए अगला एक आध और प्रश्न हम देखते हैं संख्या रेखा से, यहां से भी क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न है यहाँ पर, यह है
5 ऋण 3 ऋण 1, है ना, 5 ऋण 3 ऋण 1 ये लिखा गया है। तो इसको संख्या रेखा से हल करना है ना। इस प्रकार से हम सीधे सीधे बनाए तो डाउट होता है, लेकिन संख्या रेखा से हम किस प्रकार से इसको बनाएंगे ये देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं यदि धनात्मक मान है तो हम दाईं ओर जाएंगे, और ऋणात्मक मान है तो हम, अगर सभी ऋणात्मक रहता तो हम किधर आते, पूरे बाईं ओर आते, है ना। तो यहाँ देखिए धनात्मक मान है, ये 5 है। 5 कौन सा धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक है ना। जब हम कोई धनात्मक संख्या को स्टार्ट से लिखते हैं, प्रारंभ में लिखते हैं, तो उसके धन चिन्ह को लिखने की जरूरत नहीं होता, वो धनात्मक को बताता है, और ऋणात्मक रहता है तो उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो ये धन 5 है ना। अभी हमारी स्थिति शून्य पर है, शून्य से धन 5 का मतलब है हम दाईं ओर जाएंगे संख्या रेखा में, धनात्मक दिशा में। उसको जो क्षैतिज अक्ष बनाए रहते हैं, है ना, ये क्षैतिज जो अक्ष है जिसमें मध्य में शून्य है, दाईं ओर धनात्मक संख्याएं हैं, बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं हैं, या संख्या रेखा कहलाती है। संख्या रेखा में हम ऊपर से हम ले लेंगे 0 से 5, है ना, ऊपर लो या नीचे लो, मतलब तात्पर्य वही है। ये हो गया 5, है ना। अब एरो का चिन्ह किधर, हम दिशा, जाने की दिशा जरूर बताएं। 0 से गया है, कहां पर गया है? 5 में गया है ना, वो भी धनात्मक दिशा में। हेलो, ठीक है, हेलो। अब देखिए इसके बाद कौन सा, हेलो, हाँ जी, ये कौन सा क्लास का है? नहीं नहीं, अभी 6वीं का है, हालांकि मतलब सबका चलता है अल्टरनेट, है ना। 6वीं का ले रहे हैं, है ना। हाँ, चलिए ठीक है ना, कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, तो हम 0 से 5 स्थान हम आगे गए, है ना। 0 से 5 धनात्मक मान है ना। एक बार और आप लोग संख्या रेखा को क्लियर कर सकते हैं, सभी क्लास के लिए उपयोगी है ना। एक बार ये आपके और मतलब समझ सकते हैं। देखिए इसके बाद ऋण 3 बताता है हम वापस आएंगे, विपरीत दिशा, धन का विपरीत, है ना। ऋण 3 कहां पर पहुंच गए? 0 से हम 5 में, 5 से 3 स्थान वापस आना है। तो देखिए 5 में है तो यहां से काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3, मतलब 5 से सीधा हम 2 में पहुंच गए। कितने स्थान वापस आए? एरो का चिन्ह कहां पर बनना है? यहाँ बीचों बीच बनाएंगे, ठीक है। और कितने स्थान वापस आए? 3 स्थान वापस आए, ठीक है। अब उसके बाद एक स्थान और वापस आया है 3 के बाद, है ना। ऋण 1 बताता है जहां पर हम पहुंचे हैं, पहुंच गए, कहां पर आ गए? अभी 2 पर, है ना। 2 से एक स्थान और आइए, तो एक स्थान यहीं पर बन रहा है, 2 के बाद एक कर दें, है ना। तो यहाँ पर तीर का चिन्ह बनाएंगे और ऋण 1 लिखेंगे, है ना। पहले 5 स्थान गए आगे, अब उसके बाद ये गए कैसे पता चलेगा? धनात्मक चिन्ह से, है ना। ऋणात्मक है तो वापस आइए संख्या रेखा में, नीचे में दर्शा दो सुविधा के लिए, ठीक है। और ऊपर हम धनात्मक मान को दर्शाते हैं। तो ऋण 1 और कहां पर आ गए? ये लास्ट का हमारा पोजीशन ये है, 1 में आ गए, तो यही इसका उत्तर है 1। 5 ऋण 3 ऋण 1 का मान आएगा 1 आएगा। संख्या रेखा से स्पष्ट है, या लिख सकते हैं संख्या रेखा से स्पष्ट है, 5 ऋण 3 ऋण 1 बराबर होता है 1 होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। ये वाला हमारा जो प्रक्रिया है ये योग और अंतर का है। अब संख्या रेखा में हम गुणा को देखते हैं, है ना। संख्या रेखा में गुणा को कैसे दर्शाएं? 2 चौक 8, है ना। ये आप जानते हैं, 2 का गुणा 4 बार करते हैं तो कितना आता है? 8 आता है। लेकिन इसको संख्या रेखा में बताना है कि वास्तव में 8 आता है कि नहीं आता। आप लोग जानते हैं, अवधारणा जानते हैं, गुणा मतलब क्या होता है? 2 गुणा 4 का मतलब क्या है ना। 2 गुणा 4 का मतलब ये है 2 का 4, ऐसा लिखते हैं ना। गुणा के लिए का प्रयोग करते हैं, 2 का 4 का मतलब गुणा। तात्पर्य है हम 4 बार 2 को जोड़ते हैं, है ना। 2 को किस प्रकार से जोड़ते हैं? 2 धन 2 धन 2 धन 2। एक्चुअल में ये है गुणा की जो अवधारणा है ना। जितने बार पहाड़ा पढ़ते हैं उतने बार उसको जोड़ा जाता है ना। 2 चौक 8 तो हम रख लिए हैं, लेकिन क्या करते हैं? 2 गुना 4 मतलब 2 को 4 बार जोड़ते हैं, ठीक है। 2 को 4 बार जोड़ते हैं, ये आप जानते हैं। तो वैसे ही यहां पर 2 गुना 4 को जब दर्शाएंगे,
है ना। तो देखिए किस प्रकार से दर्शाते हैं, हमारा पोजीशन जो है शून्य में है ना। स्टार्ट जब करते हैं संख्या रेखा बनाना तो स्थिति कहां पर रहती है, शून्य पर। शून्य से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए 2 × 4 है ना, मतलब 2 को 4 बार जोड़ो। कितने बार, ये देखिए 1 बार 2 धन 2, ठीक है। शून्य से हम कहां गए, 2 में गए, 1 बार जोड़े, अब और धन 2, देखिए ना 2 कहां पर है, 1 2 गिनते जाइए ना। ये देखिए 1 2, 1 बार 2 जोड़े, फिर उसमें और 2 जोड़ दो, 1 2, फिर और 2 जोड़िए, 1 2 है ना, और 1 बार और 2 जोड़िए, है ना। कितने बार जोड़ना है हमको, 4 बार, है ना। 2 × 4 का मतलब है 2 को 4 बार जोड़ना है। 2 को कितने बार जोड़ना है, 4 बार जोड़ना है। तो हम कहां पहुंच गए, देखिए स्थिति है ना, अंकों की जो स्थिति है कहां आ गई है, यहां पर कहां पर आ गई, 8 पर, है ना। तो 2 चौक कितना हो गया, 8। संख्या रेखा में जब दर्शाते हैं तो उसको अलग अलग आप जोड़ के बताएंगे, जितने बार उसका जो पहाड़ा है उसमें प्रदर्शित करेंगे, है ना। कोई भी और अंक आप देख सकते हैं सुविधा के लिए, जैसे 3 का देखते हैं, है ना। 3 का गुना 2 से कर देते हैं, 3 का गुना 2 से करते हैं, 3 का गुना 3 से भी कर सकते हैं। चलिए 3 का गुना 3 से करते हैं, अर्थात 3 को कितने बार जोड़ना है, 3 बार जोड़ना है ना। 3 का गुना 3 मतलब 3 को कितने बार जोड़ना है, 3 बार। तो देखिए 1 बार हम 3 में गए, धन 3 1 है ना, 3 हो गया, फिर 1 2 3, फिर दूसरे 3 में हम कहा पहुंच गए, 6 में पहुंच गए, है ना। एरो जो है बीच में बनाइए, धन 3 मतलब जोड़ना, है ना, जोड़ते हैं। ध्यान रखिए जितने बार हम गुणा करते हैं ना उतने बार एक्चुअल में उसको जोड़ा जाता है। सुविधा के लिए हम 60 में जरूर बनाते हैं, लेकिन जोड़ने पर ही वो गुना जो है वो संबंधित है, ठीक है। और भाग जो है घटाने पर संबंधित है ना, भाग में उतने बार उसको घटाया जाता है, ठीक है। तो देखिए आप इसके बाद आ जाएगा एक और 3 है, 1 2 3 है ना, 3 3 9 जो आ रहा है उसको बताने के लिए ये बताएं पहले कि 3 का गुना 3 बार कर रहे हैं, मतलब 3 को 3 बार जोड़ो, 3 3 फिर 1 बार और 3, ठीक है। तो कहां पर पहुंच गया स्थिति, 9 पर। तो 3 गुना 3 कितना हो गया, 9 हो गया। ये गुना का अवधारणा हो गया। और इसी प्रकार भाग का अवधारणा होता है ना। भाग में उसके हिस्सा को देखते हैं, कितने हिस्सा आया, है ना। भाग का कुछ अलग पद्धति है उसके बताने की। चलिए भाग को भी हम कंफर्म कर लेते हैं। जैसे 8/4 है ना, 8/4 है, यहां पर जस्ट अलग प्रक्रिया चलती है, विलोम प्रक्रिया चलती है। देखिए हम स्टार्ट में जिसको भाग देना है वहां पर चले जाइए, 8 में है, कहां पर है, 8 में। 8 मतलब 4 का मतलब है 8 में हमारी स्थिति है, ठीक है। तो 8 को कितने कितने का भाग करना है, 4 4 का। कितने कितने का, 4 4 का। ये देखिए 8 में है, अब देखिए भाग करना है, मतलब 8 से हम 0 तक वापस आएंगे ना, तो भाग करेंगे 4 4 का। तो देख लिए 8 के बाद देखिए इधर 1 2 3 4, एक भाग में 4 में आ गए। ये देखिए इसको वापस देते हैं इस प्रकार से, है ना, घटाते हैं, इसलिए ना ऋण चिन्ह देना पड़ता है यहाँ पर। ये देखिए ऋण चिन्ह क्यों देते हैं, क्योंकि भाग की प्रक्रिया अंतर से संबंधित है। जिस प्रकार से गुणा में हम उतने बार जोड़ते हैं ना, और भाग में उतने बार उसको घटाते हैं, ठीक है। देखिए 8 में हमारी स्थिति है, कितने से भाग दे रहे हैं, 4 से। तो 4 4 का भाग बना लो, 1 2 3 4। एक भाग में हम कहां पर आए, 0 तक आना है हमको, वापस कहां तक आना है, 0 तक। तो ये एक भाग कहलाएगा, ये वाला एक भाग हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहां तक आए, 1 2 3 4, लास्ट में हमको 0 तक आना है, यहां भी ऋण 4 दर्शाइए। अब ये दूसरा भाग हो गया, मतलब इसको सीधे सीधे गिनना है, कितने भाग हुआ, 1 भाग 2 भाग, 4 4 का कितना भाग बना, 2 भाग, है ना। यहां पर ये नहीं देखना है हम कहां गए और कहां से स्टार्ट कीजिए। हम 8 में तो है शुरुआत में, 8 से कहीं कहां पर आएंगे, 0 से। कोई भी संख्या है जिससे हम भाग दे रहे हैं ना, वहां से स्टार्ट करेंगे
और लास्ट में हमको कहाँ आना है, शून्य में आना है। तो कुल भाग को देखना है कितना भाग बटा, 4 4 का कितना भाग बना, 2 भाग, तो इसका उत्तर आएगा 2। ठीक है, 8 में 4 को भाग दिए तो कितना आ गया, 2, 1 भाग 2 भाग। इस प्रकार से भाग को प्रदर्शित करेंगे। और दूसरा संख्या और देख लेते हैं एक आध, है ना, जिससे और क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 12 भागित 3 लिख देते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं एरो में, है ना। इसको अपनी सुविधा अनुसार लिख सकते हैं ना, संख्या रेखा जो लिखना है वो अपनी सुविधा अनुसार लिखेंगे, है ना। किधर की जरूरत पड़ रही है, ज्यादा धनात्मक की ज्यादा जरूरत है तो इसको बढ़ा सकते हैं या बराबर भी कर सकते हैं। देखिए हमारी जो स्थिति है वो 12 में है। कहां पर है स्थिति, 12 में है, ये 12 हो गया। अब 12 को कितने कितने का भाग देना है, 3 3 का भाग में बांटना है, और बांटते बांटते कहां तक आना है, शून्य तक आना है। जब तक पूरा पूरा भाग जाएगा ना तभी यहाँ पर उसका उत्तर आएगा, है ना। पूरा भाग जाना चाहिए, जैसे 12 आता है 3 के पहाड़ा में, तो पूरा भाग जाना चाहिए। 12 में स्थिति है और 12 को 3 3 का भाग बनाना है, तो कुल कितना भाग बनेगा, है ना। तो देखिए 12 में है 1 2 3, 3 भाग आ गए, वापस आ रहे हैं और वापस आ रहे हैं। नीचे में भी दर्शा सकते हो, ऊपर में भी दर्शा सकते हो। यहाँ पर कोई ऐसे नियम नहीं है कि हम धनात्मक को ऊपर दर्शाएं, ऋणात्मक को नीचे दर्शाएं। अपने सुविधा अनुसार दर्शा सकते हैं, एक ही साइड में भी दर्शा सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं साइड को। ठीक है, तो ये हो गया एक भाग, है ना। कितने भाग बनते हैं, शून्य तक आते जाइए 3 3 का। कितने कितने का भाग बनाना है, 3 3 का। कितने को बांटना है, 12 को। 12 में है, 12 से 3 भाग आ गए, फिर 1 2 3, एक और 3 भाग आ गए, तो यहाँ ऋण 3 लिखते जाइए, 1 भाग 2 भाग, अब और 3 देख ले, 1 2 3, उसके बाद इसमें आ गए, है ना। अब उसके बाद 1 2 3, अब शून्य में आए, ये देखिए। तो कुल कितने भाग बटा, 1 भाग, है ना। इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, 1 2 3 और ये 4, कुल कितना भाग आया, 4, 1 2 3 4। तो 12 में 3 को जब भाग देते हैं तो कितना आता है, 4, है ना। भाग वाला पहचानने की, देखने की जो पद्धति है वो चेंज है थोड़ा सा। ठीक है, और जो चिन्ह का है ना, जिस प्रकार से हम गुणा में चिन्ह प्रयोग करते हैं, 2 ऋणात्मक संख्याओं को गुणा करें तो क्या आता है, धनात्मक आता है। सेम ऐसा ही 2 ऋणात्मक संख्याओं को अगर भाग दें तो उसका मान भी धनात्मक आता है। और दोनों धनात्मक है तो धनात्मक आएगा ही, चाहे भाग रहे चाहे गुणा रहे। अलग अलग चिन्ह है, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो भाग में और गुणा में दोनों में उसका जो मान है वो ऋणात्मक आता है ना। चलिए आगे हम कुछ और प्रश्न है उस पर देखते हैं। भाग वाला कुछ प्रश्न दिया गया है ना। 80 एक खाली स्थान दिया है, पहला नंबर 80 को, ऋण 80 है, उसको कितने से भाग दें, ये ब्लैंक छोड़ दिया है कि वो कितना आ जाए, ऋण 20 आ जाए। ये देखिए ऋण 80 को कितने से भाग दें कि वो ऋण 20 आएगा। तो इसका आसान सा तरीका है ना। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो इसको देखिए बनाने की इसकी पद्धति क्या है, आप लोग जब बनाएंगे, है ना, रफ कार्य जो करेंगे वो इस प्रकार से कर लेना। ऋण 80 को जो उत्तर आ रहा है उससे भाग देना। क्यों, क्योंकि ये दोनों का गुना, इसका गुना और इसका गुना, है ना। यहाँ पर खाली स्थान में जो अंक आएगा उसका गुना और ऋण 20 का गुना कितना आएगा, ऋण 80 आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ऋण 80 को जो उत्तर जो दिया है उससे भाग देते हैं। ठीक है, दोनों ऋणात्मक है, अभी बताया हूं मैं। 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करते हैं तब भी धनात्मक आता है, या 2 ऋणात्मक संख्याओं को भाग देंगे तब भी उसका उत्तर जो है वो धनात्मक आएगा। 20 चौक 80 4 बार गया, अब चिन्ह की सवाल आता है तो दोनों ऋणात्मक है तो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो 4 ही आएगा इसका उत्तर, क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप पहचान सकते हैं। इसी प्रकार अगला है 46 भाजित, है ना, दूसरा नंबर एक और यहाँ है 46 भाजित ब्लैंक दिया है और ऋण 23 दे दिया है। अब यहां पर क्या आएगा, तो सेम वही प्रक्रिया है। 46 को पहले ऋण 23 है ना उससे डिवाइड कर दीजिए, इससे भाग दे दीजिए। ठीक है, और
देख लीजिए यहाँ पर एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है। देखिए गुना भी ऐसी होता है ना। हाँ ऋण तो आएगा ही। 23 दूने कितने बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है ना। ऋण चिन्ह तो रहेगा ही, लेकिन 23 दूने 46 ऋणात्मक क्यों आएगा? क्योंकि एक ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक जब होती है तो उसका जो गुना हो या भाग हो उसका मान ऋणात्मक में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आया ऋण 2 आएगा, है ना। इस प्रकार से इसको आप लोग बनाएंगे। और एक इसके बाद अगला जो आया है, योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, उसके चिन्ह को बदल देना, वही उसका योज्य प्रतिलोम है ना। जैसे योज्य प्रतिलोम निकालना है, योज्य प्रतिलोम ऋण 23 है। ऋण 23 का क्या होगा? धन 23 है ना, धनात्मक चिन्ह है। इसी प्रकार यहाँ पर 68 है, 68 का क्या होगा? ऋण 68 है ना। केवल चिन्ह बदल जाता है। ऋण 23 का धन 23, 68 का ऋण 68। मतलब योज्य प्रतिलोम निकालना, किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम जो है उसको चिन्ह को विपरीत चिन्ह वाला संख्या को समान, वही संख्या को विपरीत चिन्ह कर देते हैं, है ना, चिन्ह को बदल देते हैं। संख्या वही है, परिमाण में वही है, लेकिन उसका चिन्ह बदल दिया गया है, तो ये उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं एक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 0 आएगा। ऋण 18 में हम किसको जोड़ें कि 0 आएगा? तो उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ो। ऋण 18 में उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ते हैं तो शून्य आता है। तो ऋण 18 है तो धन 18 रहेगा। ठीक है, एक जगह लिखा है 161, 161 में कितना को जोड़े कि वो शून्य आएगा? ऋण 161, उसका योज्य प्रतिलोम को जोड़ना है। ठीक है, जहां 161 है, धनात्मक है तो ऋणात्मक करो, ऋणात्मक है तो धनात्मक करो, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। और इस प्रकार से पूर्णांक से संबंधित जो प्रश्न है ये कंप्लीट है। आप लोग और बताएंगे अगर कहीं पर कोई